नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ अंगूठे के तीनों भाग से जीवन में होने वाले प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, अंगूठे के 3 भाग से जानिए इच्छा, तर्क व प्रेम को। जीवन में कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी होगी, हमारे जीवन में तर्क शक्ति कितना है और हम तर्क शक्ति का विचार अंगूठे में किस स्थान से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अंगूठे के जो 3 भाग होते हैं उनमें से किस भाग को देखकर आप यह समझ जाएंगे कि आपके अंदर प्रेम भाव, वैराग्य और स्नेह कितना है। प्रेम है या वैराग्य है, आप इसका विचार कौन से स्थान से करेंगे, आपको आज मैं अंगूठे के तीनों भाग से बताने वाला हूं। और क्या क्या बताऊंगा, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति व जीवन में प्रेम व वैराग्य के बारे में आज आपके सम्मुख यह सूत्र रखने वाला हूं सामुद्रिक शास्त्र से। प्रिय दर्शकों, आज हम पूरी हथेली का विवेचन नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, हथेली को नहीं देखेंगे। आज मात्र केवल हमें हथेली में अंगूठा को देखना सीखना है। प्रिय दर्शकों, हथेली में हम किस प्रकार से अंगूठे का अवलोकन करते हैं, अंगूठे के कौन सा भाग किस विषय का है, उससे कौन सा विषय विचार किया जाता है और अंगूठे में कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं, हम तमाम प्रश्नों को बड़ी सरलता और सजगता पूर्वक समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अंगूठे में 3 भाग हैं, क्योंकि मैंने आज का प्रश्न ही रखा है अंगूठे के 3 भाग से 3 विषयों का विचार होता है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति व प्रेम, स्नेह, वैराग्य इत्यादि बातों का विचार होता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम विलंब न करते हुए समझते हैं अंगूठे के प्रभाव को। हमारे जीवन पर अंगूठा क्या प्रभाव रखता है, इस बात को हम समझ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप ये वाला चित्र देख पा रहे होंगे, अंगूठे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इस अंगूठे के मध्य 2 लाइनें खींची गई हैं। यदि अंगूठे के मध्य 2 लाइन खींच दी जाएगी तो अंगूठा 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आप ये वाला चित्र को देखिए प्रिय दर्शकों, इसमें एक यहाँ पर लकीर खींची गई है और एक ये यहाँ पे है। आप जो बीच में ये एक छोटी सी भी लकीर देख रहे होंगे, मैं आगे इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि इस वाले अंगूठे में यहाँ एक लकीर खींच दी गई और एक यहाँ लकीर, तो ये अंगूठा विभाजित हो गया। जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला भाग हो गया और एक इसके नीचे का भाग हो गया। यानी अंगूठे 2-3 भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आप ये वाला चित्र को देखिए, इसमें आप बहुत विस्तार से समझ लेंगे। जैसे ये वाला है, अब इस वाले में एक लकीर यहाँ हो गई और एक लकीर यहाँ हो गई। अंगूठे में 2 लकीर होने से अंगूठा 3 भागों में विभाजित हो गया और इन भागों को हम कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं ऊर्ध्व भाग, बीच वाला जो है वो मध्य भाग और जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं अधो भाग। आपको यह याद रखना है कि अंगूठे के तीनों भागों को हम क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे ऊपर वाला ऊर्ध्व भाग है जो नाखून के पास है, अंगूठे के सबसे ऊपर वाले भाग को। अब आप देखिए अंगूठे के इस वाले अंगूठे में ये इतना दूर का जो भाग है ये प्रथम भाग है, ऊर्ध्व भाग है, और इसके नीचे ये जो भाग है ये मध्य भाग है और इसके नीचे आ जाता है शुक्र का स्थान यानी अधो भाग। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं इस वाले चित्र को। जब आप सरलता पूर्वक समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसमें 3 भाग है, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग। तो अब इसको समझिए कि जो ऊर्ध्व वाला भाग है इसको कहते हैं सत्वगुण प्रधान भाग। यानी जैसा कि आपने सुना होगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण,
सत रज तम, पहले सतोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर तमोगुण है। 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। तो जो ऊर्ध्व वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, ये सतोगुण प्रधान है। जो मध्य वाला भाग होता है ये रजोगुण प्रधान है, और जो सबसे नीचे वाला भाग है अधो भाग, ये तमोगुण प्रधान भाग माना गया है। प्रिय दर्शकों, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जो ऊर्ध्व वाला भाग है, आप केवल इतने भाग से क्या विचार करिएगा। जो ऊर्ध्व वाला भाग है, जैसा कि इस चित्र में देखिए, केवल इतना भाग, जो ऊपर का जो भाग है, यानी हथेली में जो ये अंगूठा यहाँ से विभाजित हुआ है, इसके ऊपर वाले भाग से हमें क्या विचार करना है, आइए अब इस चीज को समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से हमें विचार करना है इच्छा शक्ति और विज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, यानी कि जातक के अंदर कितना ज्ञान है, क्या विशेष ज्ञान है, और जातक की इच्छाएं कैसी हैं, जातक की महत्वाकांक्षाएं कैसी है, जातक की अभिलाषा किस प्रकार की है। इसके बाद आप मध्य वाले भाग से विचार करेंगे तर्क शक्ति। प्रिय दर्शकों, जातक के अंदर तर्क शक्ति कितनी है और तार्किक कितना है जातक, और इसके साथ साथ हमें यह विचार किया जाता है, इस वाले भाग से हमें यह विचार करना है कि जातक का विचार कैसा है, चरित्रवान है, निष्ठावान है, कर्तव्य परायण है, किस प्रकार का जातक का विचार है, किस प्रकार के जातक के रहन सहन इत्यादि, बोलने की कला और सोचने समझने की सामर्थ्य कितनी है, इन सभी बातों को हम दूसरे स्थान से, मध्य भाग से विचार करेंगे। और सबसे जो लास्ट वाला है, तीसरा भाग अधो भाग, जिसको हम शुक्र का स्थान कहते हैं, इस स्थान से प्रिय दर्शकों विचार होगा प्रेम, वैराग्य और स्नेह आदि से संबंधित प्रश्नों को, विचारों को हम इस वाले भाग से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंगूठे के तीनों भागों से क्या विचार किया जाता है आप समझ गए होंगे। सूक्ष्म रूप से सबसे पहले ऊपर वाले भाग से हमें इच्छा शक्ति विचार करनी है, मध्य वाले भाग से हमें तर्क शक्ति, विचार आदि विचार करना है, और सबसे लास्ट वाले अधो भाग से हमें प्रेम, वैराग्य और स्नेह आदि से संबंधित प्रश्नों को हम समझते हैं। अब प्रिय दर्शकों, चलते हैं और हम गहराई में, और गहराई से मतलब है इनकी बृहद व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमें इन तीनों में अंतर को देखकर किस प्रकार की अवस्था अंगूठे की दिखाई पड़ेगी, किस प्रकार से बनावट दिखाई पड़ेगी, तो हम क्या फल समझेंगे। आप मुख्य रूप से तो समझ गए कि इच्छा, तर्क और प्रेम से संबंधित हमें विचार करना है। प्रिय दर्शकों, अब मेरी बातों पर आप गौर कीजिए। जिस व्यक्ति के अंगूठे में जो ऊपर वाला भाग है, जो सबसे पहला भाग है, जो ऊर्ध्व भाग है, यदि ये वाला भाग दूसरे भाग से, मध्य भाग से लंबा हो, आपको ध्यान रखना है। आप कैसे समझेंगे इसको समझिए। आप पहला और दूसरा दोनों भाग की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो मध्य में लकीर आई है, उस लकीर से कौन सा भाग बड़ा हो रहा है। ऊपर वाला, जैसा कि इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ एक लकीर है, यहाँ जो लकीर है, अब इससे आपको निर्धारित कर लेना है कि कौन सा भाग बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है। दोनों से आपको ज्ञात कर लेना है। दोनों भाग को देख के मध्य वाली जो लकीर है, इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि इन दोनों में कौन सा भाग बड़ा है। हालांकि इस वाले चित्र में आपको दोनों ही भाव, यानी दोनों ही पर्व, दोनों ही पोरुआ बराबर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो मैं आगे बराबर का क्या फल होगा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना है कि यदि मान लीजिए ये वाला पर्वत, ये वाला पर्व पोरुआ बड़ा हो जाता है और ये वाला छोटा हो जाता है, तो यदि प्रथम पोरुआ जो ऊर्ध्व भाग है, ऊपर वाला जो पर्व है, यदि ये जातक के अंगूठे में लंबाई लिए हुए दिखाई पड़ता है मध्य भाग से ज्यादा, तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इस पर्व से हमें क्या विचार किया जाता है? इच्छा। तो ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति प्रबल होती है तथा ऐसे व्यक्ति
स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है। और प्रिय दर्शकों, इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये किसी के अधीनता में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में धार्मिक विचारधारा अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचारों में गहरी आस्था रखने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब समझते हैं कि यदि दूसरा वाला पूर्वा जो मध्य भाग है, ये वाला भाग यदि पहले वाले भाग से बड़ा हो तो क्या फल होगा। मान लीजिए आपने इन दोनों पूर्वों की लंबाई को ज्ञात किया और जो आप ये लकीर यहाँ देख रहे हैं, ये लकीर यहाँ न होकर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ी, तो आप समझ गए कि ये वाला भाग जो हो गया ये लंबा हुआ इस वाले भाग की अपेक्षा। तो क्या फल होगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वाले भाग से क्या विचार किया जाता है, तर्क शक्ति। तो ऐसे जातकों में जिनका दूसरा पूर्वा पहले पूर्वे से बड़ा हो और मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्तियों में तर्क शक्ति जरूरत से ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपनी तर्क शक्ति के सामने किसी को भी टिकने नहीं देते। जिनका ये वाला भाग दूसरा पूर्वा पहले की अपेक्षा लंबाई लिए हुए हो, टिकने नहीं देते अपने समक्ष तर्क शक्ति के माध्यम से। परंतु इस प्रकार के व्यक्ति अपनी उचित और अनुचित सभी बातों को तर्क शक्ति के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाला भाग किस प्रकार से बड़ा है, मजबूत है, और इसके अपेक्षा आपको मजबूती देखना है इसमें और लंबाई देखना है। यदि ये वाला भाग पहले पूर्वे से लंबा हुआ तो ऐसे व्यक्तियों में इस प्रकार के फल माना जाता है। यदि कभी इनका पलड़ा कमजोर भी दिखाई पड़े इन्हें कि हमारी तर्क शक्ति जितनी है, हमारा सामर्थ्य जितना है, हम जितना बहस तर्क वितर्क कर सकते हैं हमने उतना कर लिया, लेकिन फिर भी हम हार रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति हो हल्ला पर भी उतर आते हैं और एन केन प्रकारेण अपनी विजयी सिद्ध करने में लग जाते हैं, अपनी विजयी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि प्रथम पूर्वा और द्वितीय पूर्वा दोनों बराबर हों, प्रथम पूर्वा और दूसरा पूर्वा यदि दोनों बराबर हो, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, हालांकि मुझे लगता है कि इसमें भी ऊपर वाला पूर्वा हल्का सा ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अनुमान मान लीजिए दोनों बराबर ही हैं। तो यदि दोनों बराबर लंबाई लिए हो, चौड़ाई लिए हो, मोटाई लिए हो, यानी इन दोनों पूर्वों में आपको कोई अंतर दिखाई न दे, किसी भी प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ बराबर लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति शांत मस्तिष्क के होते हैं। न तो ये क्षणिक आवेश में क्रोधित होते हैं और न ही क्षणिक प्रशंसा से फूलते हैं। प्रिय दर्शकों, ये अपने जीवन में स्थिर शांत चित्त स्वभाव के होते हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक करते हैं, फूक फूक के कहते हैं ना कदम बढ़ाना, उस प्रकार के स्वभाव इनका होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करते हैं। जिनके दोनों ही पूर्वे बराबर अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी भी होते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब व्यापारी और अधिकारी के लिए आप इन अंगूठों को भी देखिए, लेकिन हथेली में ग्रह पर्वतों का भी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस बात को यहाँ से भी विचार करें और हथेली में ग्रह पर्वतों को देखकर ही यह निर्णय लें कि हथेली में ग्रह पर्वत किस प्रकार से हैं, यह जातक व्यापारी होगा कि अधिकारी होगा, किस प्रकार की बन रही है स्थिति। प्रिय दर्शकों,
यदि पहला और दूसरा दोनों पोरुआ बराबर लंबाई लिए हुए हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये दोनों पोरुआ बराबर लंबाई लिए हुए हो, तो इसका फल हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति शांत चित्त वाले होते हैं, न क्रोधित होते हैं जल्दी से, और ना ही अपनी प्रशंसा से फूले समाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके समझिए कि यदि ये दोनों पोरुआ आपको लंबाई में बराबर दिखाई पड़े, आपको लंबाई में इन दोनों की लंबाई बराबर दिखाई पड़े, लेकिन यदि पहले पोरुए की अपेक्षा, यानी ये वाला जो पोरुआ है, इस पोरुआ के अपेक्षा दूसरा वाला जो ये वाला पोरुआ है, ये यदि आपको कमजोर दिखाई पड़े, मान लीजिए ये थोड़ा ऐसे करके पतला हो गया है, थोड़ा कमजोर है इसके अपेक्षा, जैसे देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और यहाँ आके इस वाले की इतनी हो गई है, तो यदि इस प्रकार से अवस्था मिले कि ये जो दूसरा वाला मध्य वाला पोरुआ है ये ऊपर वाले पोरुए के अपेक्षा कमजोर दिखाई पड़े, दुबला पतला दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता से ही चलना पसंद करते हैं। इनकी तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है, इनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल कमजोर होता है, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते, इनके विचार अस्थिर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ साथ आलसी भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं अंगूठे के तीसरे भाग की, जो ये वाला भाग है अंगूठे के तीसरे भाग की। प्रिय दर्शकों, ये जो तीसरा भाग है, यह भाग प्रेम, वैराग्य और स्नेह आदि का विचार इस भाग से होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। प्रिय दर्शकों, अंगूठा का जो तीसरा भाग है, जो तीसरा पोरुआ है, यह पोरुआ न होकर, यह भाग अंगूठे का तीसरा भाग एक पर्व या पोरुआ न होकर ये शुक्र का स्थान है, शुक्र का क्षेत्र है। हथेली में शुक्र का क्षेत्र है। आगे मैं जब ग्रह पर्वतों के बारे में बताऊंगा तो शुक्र के स्थान को बताऊंगा, शुक्र के स्थान के प्रभाव को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि जो अंगूठे का तीसरा भाग है वह पर्व और पोरुआ न होकर शुक्र का स्थान है। हम लोग आगे के कार्यक्रमों में शुक्र पर्वत के बारे में विस्तार से समझेंगे जब ग्रह पर्वतों के बारे में चर्चा होगी। लेकिन आज इतना जरूर समझ लेते हैं कि अंगूठे का जो तीसरा भाग है वह शुक्र का स्थान तो है, और यह स्थान पूर्व के जो दो पोरुए हैं इससे अच्छा दिखाई पड़ता है, इससे उन्नत, सुदृढ़ और सुंदर होता है। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का स्थान ही है, तो ऊपर के जो ये दो पोरुए हैं इनके अपेक्षा ये जो तीसरा वाला है शुक्र का स्थान है, यह सुंदर होता है, सुदृढ़ होता है और विकसित होता है। यदि यह भाग्य सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, सामान्य रूप से यानी न ज्यादा उभार लिए हो न ज्यादा दबा हुआ हो, यदि सामान्य रूप से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफी बढ़ा चढ़ा होता है, लोकप्रिय होता है। जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है इनके जीवन में। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं जिनका शुक्र का स्थान, शुक्र पर्वत यानी जो तीसरा भाग है, यह सामान्य रूप से उभार लिए हुए हो। और यदि शुक्र का पर्वत आवश्यकता से अधिक यानी बहुत विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति भोगी और कामी होते हैं, प्रेम और सौंदर्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और उस समय ऐसे लोग कुछ भी आगा पाछा यानी आगे पीछे की बात, आगे पीछे के बारे में कुछ नहीं सोचते कि आगे हमें भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, ये परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। जिनका शुक्र पर्वत यानी शुक्र का स्थान आवश्यकता से अधिक बहुत विकसित हो।
प्रिय दर्शकों, अब यदि शुक्र का जो क्षेत्र है, जो ये तीसरा भाग की चर्चा हम कर रहे हैं, शुक्र के स्थान की बात कर रहे हैं, और ये यदि दबा हुआ हो, विकसित न हो, कम उन्नत हो, कम विकसित हो, तो ऐसे लोगों का प्रेम भी शुद्ध प्रेम न होकर उस प्रेम के पीछे भी वासना और स्वार्थ छिपा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति दिन में ही स्वप्न देखने लगते हैं, स्वप्नों में खो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन के उद्देश्यों में पूर्णतः ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाते, इनको सफलता नहीं मिलती। और इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में भी जरूरत से ज़्यादा बाधाओं का सामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का पर्वत विकसित सामान्य अवस्था में हो तो ही बढ़िया है। इसका न ज़्यादा उन्नत होना और न आवश्यकता से अधिक दबा हुआ होना, दोनों ही का अवस्था में शुक्र का अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। तो यह सामान्य अवस्था में हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अंगूठे के तीनों भागों को देखकर आप किस प्रकार से फल करेंगे, क्या फल होगा इसका। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः कल फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।